नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान कल यानी कि 7 मई को होना है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 10 सीटों पर कौन सी पार्टी भारी पड़ने जा रही है और कौन सी पार्टी पीछे छूट जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हालांकि आप लगातार जो है मीडिया पर सुनते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है, अब की बार 80 में 80। हालांकि 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं देता है, 80 में 80 का नारा भी अब सुनाई देना बंद हो गया है प्रथम 2 चरण के मतदान के बाद। अगर हम देखें तो 2014 में भाजपा को 71 सीट मिली थी, 2019 में 62 सीट मिली थी, तो थोड़ी कमी आई, 9 सीटों का नुकसान हुआ। अब 2024 में इन सीटों में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, ये आपको आने वाला समय बताएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें वो सीटें जहां पर यहां मतदान होना है तीसरे चरण में। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे संभल को। संभल में यहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट यहां इसलिए खड़ा किया है क्योंकि यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 48% है। इसके अलावा यादव मतदाता भी 10% हैं। अगर बसपा का कैंडिडेट मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में सफल होता है तब तो यहां पर कांटे का मुकाबला हो जाएगा, नहीं तो 48% मुस्लिम और 10% यादव मतदाताओं के साथ यहां पर आसानी से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो एक सीट आप यहां पर सपा के खाते में डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनपुरी। मैनपुरी लोकसभा सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। खुद स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी यहां से सांसद रहे हैं, ये उनकी कर्मभूमि भी रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव के लिए चुनाव कठिन बनाने के लिए यहां पर अपने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतार दिया है। लेकिन भाजपा जो भी प्रयास करे, ये प्रयास सिर्फ इस लड़ाई को वोट का अंतर कम करने के लिए है। इस लड़ाई में वोट का अंतर कम करने के लिए है। डिंपल यादव को जीतने से यहां पर भाजपा नहीं रोक सकती है। हालांकि बसपा ने भी यहां पर शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है, जो कि एक यादव कैंडिडेट हैं। प्रयास ये है कि यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन मुझे इसमें कोई खास सफलता मिलती बसपा को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा से विश्वदीप सिंह और बसपा से सत्येंद्र जैन सौली मैदान में उतरे हुए हैं। यहां पर अक्षय यादव हालांकि पिछला चुनाव हार गए थे। इसके पीछे वजह यह थी कि उस वक्त समाजवादी पार्टी से अलग हुए अखिलेश यादव के चाचा ने जो है यहां पर चुनाव लड़ लिया था। उनका एकमात्र मकसद था अक्षय यादव को चुनाव में हराना, क्योंकि शिवपाल यादव चाहते थे कि वो सपा से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो किसी भी हालत में अक्षय यादव भी ये चुनाव जीत ना पाए, तभी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि अक्षय यादव यहाँ से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर शिवपाल यादव भी पार्टी में समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आसानी से यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है बदायूं की, जहां पर आदित्य यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने यहां पर दुर्विजय सिंह शाक्य को मैदान में उतार दिया है और बसपा ने यहां पर मुस्लिम खान को उतारा है, मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि ये सब समाजवादी पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ है। यहां पर सपा की हार सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिवार में जो कलह थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन अब वो सारे मामले सुलझा लिए गए हैं। इस वजह से समाजवादी पार्टी इस सीट पर भी भारी है और पूरी उम्मीद है कि यहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आप देखिए कि ये जो पिछला चुनाव हुआ था तो संघमित्रा मौर्य को
5,11,352 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र यादव को 4,92,000 वोट मिले थे। कितना कम अंतर है। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सलीम शेरवानी 51,000 मत पाए थे। इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ है, तो एक साथ होने की वजह से भी अब ये मत भी शेरवानी ने खुद जो है यहाँ पर धर्मेंद्र यादव तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनको अपना बेटा कहा है। इनका कहना है कि आदित्य यादव उनके बेटे जैसे हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, हाँ, इसी वजह से जो है यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आसानी से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अगली है एटा लोकसभा सीट। एटा लोकसभा सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजवीर सिंह, जो कि कल्याण सिंह के बेटे हैं और जीत की हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि भाजपा यहाँ पर लगातार जीतती रही है, कई बार जीतती रही है, लेकिन यहाँ पर राजवीर सिंह के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है मतदाताओं में। तीसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक ही है। ये लोधी और यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर निर्णायक मतदाता जो है वो शाक्य मतदाता हैं, जो कि इस बार देवेश शाक्य के साथ जाने वाले हैं। इसीलिए एटा में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अगली सीट है बरेली। बरेली की सीट बहुत ही कांटे का मुकाबला देख रही है। बीजेपी ने यहाँ से छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है, सपा ने प्रवीण सिंह ऐरन को मैदान में उतारा है। यहाँ कांटे की टक्कर इस हद तक की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ कौन जीतेगा। ये एक बहुत ही टफ फाइट वाली सीट है और इसमें कोई प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन है। इसके बाद हम बात करते हैं आगरा लोकसभा सीट की। आगरा लोकसभा सीट में जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से रामनाथ सिकरवार मैदान में उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए रामनिवास शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है और ये चुनाव मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भाजपा जीत जाएगी। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी में बीजेपी से राजकुमार चाहर मैदान में हैं, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से रामनाथ सिकरवार यहाँ पर लड़ रहे हैं और बसपा की तरफ से रामनिवास शर्मा यहाँ पर मैदान में हैं। देखिए, ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबले वाली है। यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी के जो राजकुमार चाहर हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। हालांकि फिर भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सपा या भाजपा को स्पष्ट रूप से जीत पाए। परंपरागत रूप से यहाँ पर भाजपा मजबूत है, तो कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन हाँ, थोड़ा भारी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद हम हाथरस लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अनूप वाल्मीकि को उतारा है। पहले यहाँ से प्रत्याशी थे राजवीर सिंह, उनका टिकट कट गया है और अनूप वाल्मीकि को उतारा है। सपा से जयवीर वाल्मीकि मैदान में हैं, वहीं बसपा से हेम बाबू धनगर मैदान में हैं। तो ऐसे में हालांकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। तो ये हो गई 9 सीट। अब हम आखिरी सीट के बारे में बात करेंगे, जो है आंवला। आंवला से समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है। भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप प्रत्याशी हैं, जो कि सांसद भी हैं। इसके अलावा बसपा से सत्यवीर को मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सपा और भाजपा में ही टक्कर है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5.5 लाख है। मौर्य और कश्यप भी 2.5 लाख हैं। इसके अलावा यादव मतदाता भी 2 लाख हैं। तो अगर आप यहाँ की डेमोग्राफी को देखें, समझें, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर सपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ये सीट भी जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से अगर हम कुल 10 सीटों का आकलन करें तो समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिलने जा रही है, भाजपा 3 सीटों पर जीतेगी और एक सीट जिस पर बहुत कड़ी टक्कर है, जिस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो सीट है बरेली की।
तो आपका क्या कहना है, आप मेरी बातों से किस हद तक सहमत हैं, या आपको क्या लगता है कि सीट पर कौन प्रत्याशी जीतेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।